हेलो एवरीवन, आज हम धातु और अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर्स के प्रश्न और उत्तर को समझेंगे। चलिए, अभ्यास का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, तीसरा फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु और चौथा सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। पहला जो ऑप्शन है कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है सोडियम से, इसलिए नहीं होगा। बी में एल्यूमिनियम जो है वो लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। सी में सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से, इसलिए ये तीनों नहीं होगा। यहाँ पे कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर मेटल जो है मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, इसलिए आंसर डी होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर और डी में है ऊपर के सभी। आंसर होगा सी, जिंक की परत चढ़ाकर, जो गैल्वेनाइजेशन होता है। तीसरा क्वेश्चन है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है। ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी कार्बन, सी सिलिकॉन और डी आयरन। इसका आंसर होगा ए कैल्शियम। यह जो है उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर और यौगिक जल में विलेय है। चौथा क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि ए टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, बी टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, सी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है और डी टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। इसका आंसर होगा सी, क्योंकि टीन की अपेक्षा जो है जिंक अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। पांचवा क्वेश्चन है आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है, जिसमें ए है कि इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं, और बी है धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। तो देखिए, धातु को जब हम हथौड़ा से पीटते हैं तो इसे पतली चादर बनाया जा सकता है, लेकिन जब अधातु को हम हथौड़े से पीटते हैं तो बिखर जाएगा और फैल जाएगा। यानी ये धातु का गुण है कि पीटने से इसे पतली चादर बनाया जा सकता है। अब दूसरा जो है वो बैटरी, बल्ब, तार और स्विच का जब हम विद्युत परिपथ तैयार करते हैं तो जिस धातु एवं अधातु की हमें जांच करनी है इस टर्मिनल ए तथा टर्मिनल बी के बीच में रखेंगे। अगर बल्ब जलने लगा तो धातु है और अगर नहीं जला तो अधातु, लेकिन ग्रेफाइट अपवाद है। इससे ये पता चलता है कि धातु विद्युत का सुचालक होता है और अधातु विद्युत का कुचालक, और साथ ही कि धातुएं आघातवर्धी होती है लेकिन अधातुएं नहीं होती है। लेकिन जो बी क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा कि धातुओं और अधातुओं में जो ये विभेदन करते हैं इसकी उपयोगिता जो है वो भौतिक गुणों पर आधारित होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया पर नहीं होते। छठा क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो है वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो है अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर जल प्राप्त होता है, और वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जब हम बेस यानी क्षारक जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उससे अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट और जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्राप्त होता है, इसलिए इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब सातवां प्रश्न है कि दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। रिएक्टिविटी सीरीज में बच्चों मैंने आपको बताया था
कि जो हाइड्रोजन से ऊपर में जो तत्व है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा क्रियाशील है, और हाइड्रोजन से नीचे जो है वो कम क्रियाशील है। तो जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाला जो कोई दो तत्व आप देंगे वो क्रियाशीलता में हाइड्रोजन से ऊपर आने वाला, जैसे आयरन और एल्यूमिनियम। लेकिन वहीं कम क्रियाशीलता यानी जो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा तनु अम्ल से, कॉपर और मरकरी। 8वां क्वेश्चन है, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? तो एनोड अशुद्ध के रूप में, कैथोड शुद्ध धातु के पतली परत और विद्युत अपघट्य धातु M के लवण विलयन को बनाएंगे। 9वां प्रश्न है कि प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला से लेकर उसे गर्म किया। आप ये चित्र देख रहे हैं, उसमें एक परखनली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। तो गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पत्र पर, आर्द्र लिटमस पत्र पर, और बी जो है ऊपर में जो ये अभिक्रिया है उसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। जब सल्फर को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, और सूखे लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आर्द्र लिटमस पत्र है उसमें नीले लिटमस को जो है वो लाल में बदल देगा, क्योंकि जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति की होती है, एसिडिक इन नेचर। और जो संतुलित समीकरण जब आप बी लिखेंगे इसका, तो सल्फर S+O2 SO2। 10वां क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। तो एक पेंट करके यानी बाय पेंटिंग, दूसरा ग्रीस लगा के यानी अप्लाइंग ग्रीस। 11वां क्वेश्चन कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है? तो बच्चों अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड बनता है जब अधातु की अभिक्रिया जो है ऑक्सीजन से होती है। तो जैसे अम्लीय ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उदासीन में जो उदासीन ऑक्साइड है वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब नेक्स्ट जो 12वां क्वेश्चन है वो है कारण बताएं। अब चूँकि प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर जो होता है वो सबसे लेस रिएक्टिव मेटल है, तो ये आसानी से जो है संक्षारित यानी कोरोड नहीं होते, इसलिए इन धातुओं का उपयोग जो है आभूषण बनाने में किया जाता है। सेकंड जो है बी, जिसमें सोडियम, पोटासियम और लिथियम को जो हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये धातु जो होते हैं यानी ये मेटल्स सबसे रिएक्टिव मेटल्स में श्रेणी में आते हैं, इसलिए इसको ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से रोका जा सके, जिसके चलते हम तेल के अंदर जो है संग्रहित कर रखते हैं। नेक्स्ट सी जो है, इसमें क्या है कि जो एल्युमिनियम है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बनाती है जो इसे संक्षारित होने से रोकती है, और साथ ही यह हल्की एवं उष्मा का सुचालक है। और नेक्स्ट जो डी है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड की तुलना में धातु को ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है। 13वां क्वेश्चन है कि आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? तो बच्चों हवा में क्या है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नमी से अभिक्रिया के कारण तांबे की सतह पर हरे रंग की परत बन जाती है, जिससे तांबा अपनी चमक को खो देता है। जब हम नींबू या इमली के रस से, जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है, से अभिक्रिया कराते हैं तो वो लवण बनाता है, जिससे हम क्या करते हैं कि फिर जल से धोते हैं तो वह अलग हो जाता है और तांबे की सतह पुनः चमकने लगती है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। तो धातु जो है, पहला कि धातु क्षारीय ऑक्साइड यानी बेसिक ऑक्साइड देता है, अधातु अम्लीय ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड दोनों देता है। धातु क्लोरीन से अभिक्रिया कर आयनिक क्लोराइड देता है, जबकि अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया कर सहसंयोजी क्लोराइड देता है। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है और अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। और फोर्थ जो है उसका, धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करती है और अधातु तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। अब 15 क्वेश्चन जो है उसमें क्या है कि सुनार जो है वो पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में चमक कैसे पैदा करता है? बच्चों एक्वारेजिया, जिसे कि हम रॉयल वाटर भी कहते हैं, वो इसका उपयोग करता है। ये रॉयल वाटर जो होता है 3:1 के रेशियो में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसमें जैसे ही आभूषण को डाला जाता है वह गलने लगता है और कंगन में चमक तो आ ही जाता है, लेकिन उनका वजन
अत्यंत ही कम हो जाता है। ये एक्वारेजिया जो है वो प्रबल संक्षारक है या गोल्ड और प्लैटिनम को गलाने में समर्थ होता है। अब 16वां नंबर क्वेश्चन है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबा का उपयोग होता है परंतु इस्पात यानी लोहे की जो मिश्र धातु है उसका नहीं होता, इसका क्या कारण है? तांबा गर्म जल या भाप से अभिक्रिया नहीं करता है जबकि इस्पात में उपस्थित लोहा जलवाष्प से अभिक्रिया करता है। तांबा का गलनांक इस्पात की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में इस्पात की जगह तांबे का उपयोग होता है। तो ये था अभ्यास के सभी प्रश्न का उत्तर। आशा है कि आप इस सारे प्रश्नोत्तर से काफ़ी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।